मेरा नाम मुमताज़ है। मेरी मंगनी बचपन में ही ताया के बेटे इमरान से हो गई थी। इमरान और मैं एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। ये रिश्ता हमारे बड़ों ने तय किया था। ताया की छोटी सी ज़मीन थी जिस पर इमरान खेती बाड़ी करके अपने कुंबे का खर्च चलाता था। ताया ज़ईफ थे, इसीलिए कोई काम नहीं कर पाते थे। इमरान ने ही पूरा घर संभाला हुआ था। साथ में वो अपनी शादी के लिए पैसे भी जमा कर रहा था। मेरे से बोलता, मुमताज़ देखना, मैं अपनी शादी धूमधाम से करूँगा और तुम्हें भी मुंह दिखाई में सोने के कंगन दूंगा। इमरान की इस बात पर मैं शर्मा जाती। मेरे वालिद साहब भी किसान थे। हमारी गुजर औकात भी बहुत अच्छे तरीके से हो रही थी। मैं मैट्रिक पास थी। एक दफ़ा अम्मी की तबीयत खराब हो गई। हम उनको गांव के करीबी क्लिनिक ले गए। डॉक्टर ने बोला, आप इनको शहर ले जाएं और इनके ज़रूरी टेस्ट करवाएं। हम माँ को लेकर शहर आ गए। टेस्ट करवाए तो पता चला माँ के पित्ते में पथरी है। डॉक्टर ने बोला, अगर फौरी ऑपरेशन नहीं करा तो इनकी जान भी जा सकती है। फौरी ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए अब्बा ने गांव के ज़मींदार से कर्ज ले लिया। रकम ज़्यादा थी, इसीलिए अब्बा ने ज़मानत के तौर पर अपने घर के कागजात को ज़मींदार के पास रख दिया। अम्मा का बरवक्त ऑपरेशन हुआ और वह ठीक हो गई। अब्बा ने 4 महीने के वादे पर कर्ज लिया था। 4 महीने का अरसा गुजर गया, लेकिन अब्बा कर्ज नहीं उतार सके। ज़मींदार का बेटा अब्बा के पास आया और कर्ज का तकाजा करने लगा। अब्बा ने बोला, मेरे पास अभी पैसे नहीं, लेकिन मैं बहुत जल्द आपका कर्ज लौटा दूंगा। ज़मींदार के बेटे ने बोला, मैं आपको 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ। 1 हफ्ते के अंदर कर्जा लौटा दो, वरना आपका घर अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा लेंगे। अब्बा परेशान हो गए थे क्योंकि उनके पास कर्जा लौटाने के पैसे नहीं थे। 1 हफ्ता भी गुजर गया, लेकिन पैसों का बंदोबस्त नहीं हो सका। जमींदार का बेटा घर आया और खूब शोर शराबा किया। अब्बा ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ बहुत जल्द लौटा दूंगा। जमींदार का बेटा गालम कलोच पर उतर आया। अब्बा उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। अब्बा ने कहा, मुझे कुछ दिन का टाइम दे दो, वादा करता हूँ तुम्हारी एक एक पाई लौटा दूंगा। जमींदार के बेटे को गुस्सा आ गया। उसने एक जोर से लात अब्बा को दे मारी। अब्बा जमीन पर गिर गए। मैं सारा मंजर कमरे में खड़ी दरवाजे के पीछे से देख रही थी। अब्बा के गिरने पर मैं तड़प उठी और भागकर कमरे से सहन में आ गई और अब्बा को उठाया। जमींदार के बेटे ने मुझे देखा तो देखता रह गया। मैं गुस्से में थी। मैंने जमींदार के बेटे को बोला कि हम लोग कहीं भाग नहीं रहे, हमारे मकान के कागजात भी आपके पास हैं, फिर आप क्यों इतना शोर शराबा कर रहे हैं? हमारे पास पैसे होंगे, हम आपको लौटा देंगे। अगर हमने आपसे कर्जा लिया है तो बदले में अपने घर के कागजात दिए हैं। मेरी इस तरह जुर्रत से बोलने पर जमींदार का बेटा हक्का बक्का होकर मुझे देखने लगा, क्योंकि गांव में किसी ने आज तक उससे इस तरीके से बात नहीं की थी। उसने अब्बा की तरफ देखा और बोला, मैं आपके घर के कागजात आपको लौटा दूंगा और आपका कर्जा भी माफ़ कर दूंगा और आपको 2 लाख रुपए भी दूंगा। आप अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ करवा दें, और अगर आपने अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ नहीं किया तो आपका घर अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा लूँगा और आपको कोर्ट में भी लेकर जाऊँगा, वरना अभी के अभी मेरा कर्जा लौटा दो। अब्बा परेशान हो गए। उनके पास कोई पैसे नहीं थे। वो कैसे कर्जा लौटाते? घर जमींदार के बेटे के नाम पर ट्रांसफ़र हो जाता तो वो हमें भी घर से निकाल देता। अब्बा गोमुखों की कैफियत में थे। अब्बा ने जमींदार के बेटे के पैर पकड़ लिए। अब्बा ने बोला, अगले महीने मेरी फसल उतर जाएगी, मैं तुम्हारी पाई पाई लौटा दूंगा। लेकिन जमींदार का बेटा राजी ना हुआ। अब्बा कहने लगे, मेरी बेटी के साथ ऐसा जुल्म ना करो, मुझे 1 माह का वक्त दे दो। लेकिन वो बेहिस शख्स नहीं माना। मैं अपने अब्बा की मज़ीद तजलील नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने अम्मा से कहा कि इस शख्स से कहें घर के कागज़ लेकर आए, हमारे अब्बा के नाम घर कर दे। मुझे निकाह पर कोई एतराज़ नहीं, ये सब आनन फानन हुआ था। मैंने अपने घर के कागजात
अब्बा के नाम लिखवाए, कर्जा माफ करवाया, कागज पर जमींदार के साइन लिए। इसके बाद निकाह नामे पर साइन करने की बारी मेरी थी। ये शादी नहीं थी, सीधी सादी सौदेबाजी थी। और हम जैसी गांव में रहने वालियां ऐसी ही बेजान ज़मीनों की खातिर अपनी इज्जतों और ज़िंदगियों के सौदे करने पर मजबूर होती हैं। मैंने पेन हाथ में लिया तो इमरान का मुस्कुराता चेहरा आंखों के सामने आ गया। इस बार मेरे लिए चांदी के कड़ों पर सोने का पानी चढ़वा कर लाया था। कहने लगा, मुमताज़, इसे शादी पर पहनना, तेरी गोरी कलाइयों पर जचेंगे। मेरी आंखों में बस इमरान के ख्वाब देखे थे, लेकिन शायद भूल गई थी कि हम जैसी लड़कियों के ख्वाबों पर भी अपना इख्तियार नहीं होता। मैंने एक खत अम्मा को दिया और चांदी के कंगन भी। मैंने कहा, अम्मा, ये इमरान को वापस कर देना, कहना तेरी मुमताज़ कर्जे में बिक गई। खत में भी मैंने यही लिखा था, वो मुझे भूल जाए और अपना घर बसा ले। मेरी बात सुनकर अम्मा रोने लगी। मैंने निकाहनामे पर साइन किया और इसी सादा लिबास में बड़ी चादर ओढ़कर रुखसत हो गई। मेरा दिल हर जज्बे से आरी था। शायद मुझ जैसी हर लड़की जब पैसों के ओस कहीं बिक जाती है तो अपने ख्वाब और जज्बात घर की दहलीज पार करते ही अपने बाबा के घर के आंगन में ही छोड़ आती है। मुझे इस शख्स से सख्त नफरत सी महसूस हो रही थी, जिसकी सोच इतनी गिरी हुई थी कि पैसों के जरिए उसे बाप की बेटी चाहिए थी। मैं जानती थी मेरे जुमले इसकी अना पर लगे होंगे। जब ही उसने बदला लेने के लिए मेरे से शादी की है, मैं ये भी जानती थी ऐसे लोग मोहब्बत में मुब्तला हरगिज नहीं होते। हम जैसी लड़कियों को सिर्फ बदले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इज्जत की ज़िंदगी तो ये लोग अपने हम पल्ला ख़ानदानी बीवियों को देते हैं। कमरा पड़ा था, एसी चल रहा था। मैं बिल्कुल बेजान वजूद लिए बैठी थी। बार बार इमरान का चेहरा आंखों में आता और दिल तड़प जाता था। ताया ने मुझे इमरान के नाम की बारीक सी सोने की अंगूठी पहनाई थी। इस दिन मैं कितनी खुश थी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन इस वक्त इस बड़े से कमरे में बैठे मुझे अपनी माजी की हर खुशी बेमायने लग रही थी। कमरे का दरवाज़ा खुला। मैं देखने की कोशिश भी नहीं की कि कौन है, क्योंकि मैं जानती थी वो कौन है और आकर मुझसे क्या कहेगा, कैसा सलूक करेगा। लेकिन जब मैंने नज़रें उठाकर सामने देखा तो मेरे होश उड़ गए। वहाँ 70 साल से ऊपर की उम्र का शख्स था। चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, दांत भी पूरे नहीं थे, कमर हल्की सी झुकी हुई थी। उसे देखकर मेरा सर चकरा गया। ये उसका दादा था जिससे उसने मेरा निकाह करवाया था। मुझे देखकर जब वो मुस्कुराया तो सामने के 2 दांत भी नहीं थे। ये देखकर मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और ख़ुद को हालात के हवाले कर दिया। इस उम्र में उसे बीवी नहीं, एक सहारे की ज़रूरत थी। इसीलिए हमारे दरमियान कोई भी ऐसा रिश्ता कायम नहीं हुआ था। वो बीमार शख्स था, बस मुझसे बातें करता रहा। कहने लगा, तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी से की गई है। मेरे तो गले में इस वक्त इतनी गिरे थी कि अल्फाज निकलना भी मुश्किल था। मैंने बस इस बात पर सर हिला दिया। ये सुनकर वो मुतमईन हो गया और फिर सो गया। जब मैं सुबह उठी तो अपनी ज़िंदगी के साथ समझौता करने का सोच लिया। दादा को सब सरदार साहब कहकर पुकारते थे, इसीलिए मैं भी यही कहने लगी थी। जब मैं सरदार साहब के साथ बाहर निकली, वो नौजवान सामने नाश्ते की टेबल पर बैठा तमसिखराना हंसी हंस रहा था और मुझे देख रहा था, जैसे ये कह रहा हो, तुम इसी काबिल थी, तुम्हारी औकात यही थी। मैं भी ये जानती थी उसने अपनी बेइज्जती का बदला लिया है। मैं सरदार साहब के साथ बैठ गई। वो अपनी खानदानी बीवी के साथ बैठा था। उसका नाम सलीम था। नाश्ते के दौरान कहने लगा, दादा, इस उम्र में भी आपकी जवानी का क्या कहना। दुल्हन से ज़्यादा हसीन तो आप लग रहे हैं। ये मुझ पर तंज कर रहा था, लेकिन मैं खामोश रही। फिर हंसकर कहने लगा, दादा, इनाम का हकदार तो मैं हूँ। आपको इतनी खूबसूरत दुल्हन ढूंढ कर दी है। वो ना जाने मुझसे कौन सा बदला ले रहा था। मेरा वहाँ बैठना भी मुश्किल हो रहा था। मैंने चाय पी थी और उठकर अपने कमरे में आ गई। कुछ देर बाद जमींदार की बीवी आई और मुझे चुटिया से पकड़कर बोली, देख छोरी, तू कमी कमीन जात है। सरदार साहब की रंगीन मिजाजी को कि मत समझ लेना कि तुम मालकन बन जाएगी। कपड़े बदल। वो बड़े ख़तरनाक तेवरों से मुझ पर गुस्सा कर रही थी। मैं अपनी हैसियत को जानती थी, इसीलिए सादा लिबास पहनकर काम करने लगी।
सरदार साहब के सोने से पहले जमींदार की बीवी फिर से मेरे पास आ गई। खासी घबराई हुई थी, न जाने किस बात की उसे परेशानी थी। कहने लगी, जल्दी से अच्छा सा लिबास पहन लो, वक्त ज़ाया मत करो। मैं उसकी अफरा तफरी समझ नहीं पा रही थी। मैंने लिबास पहन लिया। जब सरदार साहब मेरे कमरे में आए तो जमींदार की बीवी मुझे जेवर पहना चुकी थी। सरदार साहब को देखकर सलाम करके कमरे से बाहर चली गई। सरदार साहब ने अपनी जेब से एक मखमली डिब्बी निकाली और सोने के कंगन मेरे हाथ में पहना दिए। कहने लगे, कल तक मुझे मालूम ही नहीं था मेरी शादी होने वाली है। मुझे तो सलीम ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया था कि एक बेसहारा खातून से निकाह पढ़वा लें, आपको सवाब मिलेगा। लेकिन मैं राज़ी नहीं था। मैं अब उम्र के इस हिस्से में पहुंच गया हूँ कि शादी करके किसी को भला क्या सहारा दे सकता हूँ। लेकिन उसने कहा, वो खातून भी उम्र रसीदा है। लेकिन रात को जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझसे हैरत हुई। तुम तो बहुत कम उम्र लड़की हो। मुझे सलीम पर बहुत गुस्सा भी आया कि न जाने मैं इस साल जिंदा भी रहूं, जीऊं या मर जाऊं, जो इतनी कम उम्र की लड़की को जिंदगी बर्बाद कर रहा है। लेकिन जब मैंने तुमसे पूछा कि तुमने मुझसे शादी की रजामंदी अपनी मर्जी से दी थी तो तुमने अज़बात में सर हिला दिया। फिर मैंने सोचा, जब तुम राज़ी हो तो तुम्हारे लिए मुंह दिखाई लेकर जाऊं। सरदार साहब बहुत मुख्तलिफ इंसान थे, बड़ी मुख्तलिफ सी बातें कर रहे थे। काश के मैं पहले ही सरदार साहब के पास आकर बात करती तो शायद इस जुल्म से बच जाती। लेकिन इसके बाद जो खबर उन्होंने मुझसे कही मेरे होश उड़ा देने के लिए काफ़ी थी। कहने लगे, मैं तुम्हारे बारे में रात भर सोचता रहा हूँ। मेरे बाद तुम सारी जवानी कैसे गुजारोगी? हमारे ख़ानदान में निकाह में आने वाली औरत को दूसरी शादी करने की इजाज़त नहीं होती। सारी ज़िंदगी वियोगी में गुजारती है। मुझे लगा कि कोई आसमान गिर गया हो। सलीम ने मुझे कैसा फंसाया था सारी उम्र के लिए। इनमें से कोई रिहाई मुमकिन नहीं थी। मैं चुप सी होकर रह गई। जमींदार की बीवी अब मेरे साथ रोज़ यही करती थी। पूरा दिन मैं एक मुलाजमा की तरह इन लोगों की खिदमत करती और रात को महारानी की तरह मुझे सजा दिया जाता था। एक बार मैं दिन के वक्त किचन में काम कर रही थी कि अचानक से सरदार साहब घर लौट कर आ गए। मुझे सादे से हुलिये में किचन में पसीने से शराबोर देखकर तमाम मुलाजमीन और बहुओं पर चिल्लाने लगे। कहने लगे, ये मेरी बीवी है, इस हवेली की असल मालकन है, सरदारनी है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इसे नौकरानी बनाकर किचन में काम करवाने की? उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे सोफे पर अपने बराबर बिठा लिया। अपनी जेब से साफ सुथरा रुमाल निकालकर मेरा पसीना पोंछा। मुलाजमीन और बहुएं, बेटे पोते सब नजरें झुकाए सरदार साहब के सामने किसी जरखेज गुलामों की तरह बस अदब से खड़े थे। मुझे पहली बार सरदार साहब की अहमियत का अंदाज़ा हुआ था। वो खासे गुस्से में थे। सलीम और उसकी बीवी भी सर झुकाए खड़े थे। मुझे जितनी हैरत होती उतनी कम थी। पहली बार मैंने सरदार साहब को इतने जलाल में देखा था। इस गुस्से के बारे उनका सांस फूल रहा था। फिर जमींदार की बीवी से कहने लगे, किसने मुमताज़ को किचन के कामों का कहा था? जमींदार की बीवी साफ मुकर गई। कहने लगी, सरदारनी जी खुद गई थी, मैंने तो बहुत मना किया था। जमींदार की बीवी की आवाज़ सरदार साहब के सामने नहीं निकल रही थी, बिल्कुल भीगी बनी बैठी थी। सरदार साहब ने कहा, आइंदा मुझे सरदारनी बावर्ची खाने में नजर ना आए। फिर जमींदार की बीवी से अलमारियों की चाबियां मांगी। उसने अपने दुपट्टे से चाबियां उतार कर सरदार साहब को थमा दी। सबकी आंखें हैरत से इस वक्त फट पड़ी जब सरदार साहब ने चाबियां मेरे हाथ में रख दी और कहने लगे, अब तुम इस हवेली की सियाह सफ़ेद की मालिक हो। कहने लगे, ये इन अलमारियों की चाबियां हैं जहां जेवरात और नकदी के अलावा जायदाद के कागज़ भी मौजूद हैं। आज के बाद हर चीज़ की मालिक तुम हो। मुझे नहीं मालूम था मैं एक दिन में ही फर्श से अर्श पर बिठा दी जाऊंगी। फिर उन्होंने एक बड़ी उम्र की पुरानी मुलाजमा को बुलाया और कहा कि वो हर वक्त मेरी खिदमत गुजारी के लिए मेरे साथ रहेगी और अगर किसी ने मुझसे कुछ भी गलत रवैया रखने की कोशिश की तो वो सरदार साहब को इत्तला देगी। मेरी हैसियत अब किसी अदना सी कमी कमीन की बेटी नहीं थी। सारी जायदाद सरदार साहब के नाम थी, जब भी उनके बच्चों की उनके सामने बोलने की जुर्रत तक न थी। सरदार साहब ने यही नहीं किया। अगले रोज़ वकील को बुलवाकर हवेली मेरे नाम करवा दी और जायदाद की फ़रोख्त और बंटवारे पर भी मेरी मर्जी को मुकद्दम रखने का हुक्म जारी कर दिया। मेरे लिए ये सब कुछ किसी मुआवजे से कम न था। सलीम तो शायद इस वक्त को पछता रहा होगा जब मेरी शादी सरदार साहब से करवाई होगी। मेरा हुलिया यकसर बदल चुका था। मैं हल्के रंग के कपड़े जेब तन करने लगी थी।
सर पर दुपट्टा और बड़ी सी चादर कंधों पर रखती मैं एक बार सरदार साहब के साथ बाहर जमीनों पर चली गई। वो चारपाई पर बैठे लोगों के मसाइल को सुन रहे थे और हल कर रहे थे। मैं उनसे इजाज़त लेकर सामने बने दरबार पर चली गई। सोचा जिंदगी में कुछ तो आसूदगी सी आ गई है, इसीलिए एक चादर ही चढ़ा दूं। लेकिन दरबार की सीढ़ियां चढ़ते हुए सीढ़ियों के एतराफ बैठे फकीरों में मैं रेजगारी दे रही थी। उनके खाली कशकोल में मुट्ठी भरकर सिक्के डाल रही थी कि जब एक फकीर ने मेरी कलाई पकड़ ली। ऐसी हिम्मत कोई नहीं कर सकता था। इस फकीर ने काले रंग की शाल अपने सर पर ले रखी थी। सर के बाल बहुत बड़े हुए थे, दाढ़ी भी बड़ी हुई थी। जब उसने अपना चेहरा ऊपर किया तो मैं पत्थर का मुजस्मा बन गई थी। वो इमरान था, मेरा तायाजाद, मेरा मंगेतर, मेरी मोहब्बत। इस वक्त उजड़ी हुई हालत में बैठा था। उसे इस हाल में देखकर मेरा दिल ऐसा लगा जैसे छुरी से किसी ने काट दिया हो। मैं वहीं बेजान वजूद से बैठ गई। मुझे तो लगा था घर की दहलीज पार करते ही मेरे अपने मुझे दोबारा देखेंगे भी नहीं। इमरान तो शायद कभी नजर ही ना पाए। शायद मुझे बेवफा समझकर मुझसे नफरत करने लगे, मेरी मजबूरी समझकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए। लेकिन वो तो जिस हाल में मुझे नजर आया, मैं गुमान भी नहीं कर सकती थी। मेरे आंसू बहने लगे। मैंने कहा, इमरान, तुम और यहाँ। वो मुझे एक टुक देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कहने लगा, क्या तुमने हार मान ली? इन जालिमों के सामने मुमताज एक बार मुझसे कहा होता, मैं अपनी ज़मीनें बेच देता। अगर फिर भी कैसे कम होते तो खुद को बेच देता, लेकिन तुम्हें कभी भी आँच नहीं आने देता। मेरी मोहब्बत पर कुछ तो यकीन करती। मुझे पता था एक ना एक दिन तुम यहाँ ज़रूर आओगी, क्योंकि हमने यहाँ एक दूसरे को पाने के लिए बड़ी मिन्नतें मांगी थी। इसीलिए तब से यहाँ बैठा हूँ, तुम्हारे इंतज़ार में। मैं इसकी बात सुनकर रोए जा रही थी। मैंने कहा, मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हारी कभी हो ही नहीं सकती। सरदारनी बन गई हूँ, मरते दम तक सरदार साहब के नाम पर जिंदगी गुजरेगी। इमरान, तुम वापस लौट जाओ, अपना घर बसा लो, वरना मेरे लिए जिंदगी गुजारनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। भूल जाओ मुझे। मैंने हाथ जोड़कर उसकी मिन्नत की थी। वो कहने लगा, तुम भूल सकती हो मुझे। बड़ा दर्द था उसकी आवाज़ में। मैंने दिल बड़ा करके कहा कि हाँ, मैं तुम्हें भूल गई हूँ। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब भी मेरे हाथ में उसके नाम की अंगूठी मौजूद थी। हालांकि जब से मैं सरदारनी बनी थी, मेरी कलाइयों में सोने की चूड़ियाँ, कड़े, कानों में झुमके, गले में भारी चेन दिन में हर वक्त रहती थी। इन सब कीमती जेवरात को मैं रात को उतार देती, लेकिन इस बारीक सी अंगूठी को उतारने की मुझ में हिम्मत नहीं होती। मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा, अगर तुम मुझे भूल जाती तो ये तुम्हारे हाथ में ना होती। फिर मेरा हाथ छोड़कर उठ खड़ा हुआ। न जाने कहाँ चला गया, लेकिन जब तक वो मेरी नज़रों से ओझल नहीं हो गया, मैं उसे ही देखती रही। क्योंकि इस वक्त अपने कंधे पर मैंने किसी के हाथ का बोझ महसूस किया। मैंने पलट कर देखा तो डर गई। सरदार साहब मेरे पीछे खड़े थे। मैंने जल्दी से चादर से अपने आंसू पोंछे। मैं तजब्बुब की हुई थी कि सरदार साहब को क्या जवाब दूंगी, लेकिन उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। लेकिन इसके बाद वो चुप चुप से रहने लगे, बीमार भी बहुत रहने लगे। मैं पूरा पूरा दिन उनकी खिदमत गुजारी में गुजार देती। रात भर भी मुझे सरदार साहब के लिए जागना पड़ता तो मैं उफ तक ना करती। एक रात वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। मैंने कहा, मैं डॉक्टर को फ़ोन कर देती हूँ, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगे, मेरे पास बैठ जाओ और मेरी बात गौर से सुनो। वो खींच खींच कर सांस ले रहे थे। कहने लगे, मैंने एक वसीयत लिखवाई है तुम्हारे नाम। मेरे मरने के बाद जब तुम्हारी इद्दत पूरी हो जाए तो वसीयत पढ़ लेना। सरदार साहब की जान मेरे सामने निकली थी। इद्दत मैंने एक कमरे में गुजार दी। मुलाजमा हर वक्त मेरे साथ होती थी। इद्दत के बाद जब वकील ने वसीयत सुनाई तो सबके साथ मैं भी दंग रह गई। सरदार साहब ने कहा था वो ये रिवाज ख़त्म करना चाहते हैं कि सरदारों की बीवियां वियोगी की ज़िंदगी गुजारेंगी, क्योंकि ये अल्लाह की शर्त के ख़िलाफ़ है। औरत को भी जीने का हक है। इसीलिए मेरी बीवी की शादी मेरे बाद उसके तायाजाद से कर दी जाए, और अगर मेरे बच्चों में से कोई इख्तिलाफ की कोशिश करे तो वो मेरी जायदाद से बेदखल है। इस वसीयत के बाद मेरी शादी इमरान से हो गई। मैं अब इमरान के साथ रहती हूँ, उसी के घर में। अपने हिस्से की जायदाद के पैसों से मैंने लड़कियों के लिए एक स्कूल बनवाया। आज भी मेरे दिल में सरदार साहब की बहुत इज्जत है।